सिर्फ बाउंड्री का मतलब है कि जैसे जैसे इसमें मेरा इमेज में टाइगर है फॉर एग्जांपल, ठीक है, ऐसे बना दिया। तो इसकी जो सिर्फ बाउंड्री वाली इमेज होगी, सिर्फ ये बाउंड्री है ना, बाकी में ये डार्क रीजन होगा, है ना? ये भी डार्क रीजन होगा, बस ये बाउंड्री वाइट कलर की होगी, ठीक है। तो ये एक तरीका है बाउंड्री से शो करने का। दूसरा, सेम टाइगर, ये सेम, बाकी बाहर का डार्क है और ये पूरा लाइट है, वाइट है। तो ये रीजन वाला तरीका है। तो रिप्रेजेंटेशन करने के एक बाउंड्री वाला तरीका और दूसरा रीजन वाला तरीका, ठीक है। अब अगर मेरे को सिर्फ शेप से मतलब है तो मैं बाउंड्री वाला तरीका यूज कर सकता हूँ, मेमोरी कम लगेगी उसमें, ठीक है। और अगर मेरा रीजन वाला, अगर मेरे को अ, सिर्फ शेप से मतलब नहीं है और भी चीजें देखनी है, तो उसके लिए मैं बाउंड्री, वो सॉरी, रीजन यूज कर सकता हूँ। रीजन में एक तरीका और है टेक्सचर वाला। उसमें क्या होता है कि अगर मेरे को मान लो दो चीजों के बीच में टेक्सचर दिखाना है, जैसे ये टाइगर है और इसके साथ एक दूसरा जानवर हो रहा है, ठीक है, तो इसमें मैं इस तरह का टेक्सचर यूज कर सकता हूँ और इसमें मैं इस तरह का टेक्सचर यूज कर सकता हूँ। समझ गई ना? जैसे वो टाइगर वाली सेगमेंटेशन में एग्जांपल नहीं था, इसमें टाइगर में अलग टेक्सचर यूज किया था, घास का अलग, वो वाला, उस तरह से। और लास्ट है रिलेशन बिटवीन रीजन्स। तो इससे भी मतलब रीजन्स के बीच में क्या रिलेशन है, उससे भी हम रिलेशनशिप की हेल्प से हम शो कर सकते हैं रिलेशन ऑफ रीजन्स। उसमें हम शो कर सकते हैं कि किस तरह का रीजन होगा। दो ये मेन तरीके हैं कैसे हम शो कर सकते हैं, ठीक है। देखो, सेगमेंटेशन टेक्निक yields raw data in the form of pixels along a boundary or pixel contained in a region। तो मतलब रॉ डेटा निकलता है सेगमेंटेशन से, तो उसको प्रोसेस करके कम से कम मिनिमम मेमोरी में कैसे स्टोर किया जाए वो सब देखना पड़ता है, ठीक है। देखो, एन ऑब्जेक्ट में बी represented by its external characteristics such as boundary। जैसा अगर हमें शेप की जरूरत है तो सिर्फ हम उसकी एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स बाउंड्री से शो कर सकते हैं। और its internal characteristics such as texture, टेक्सचर हम शो कर सकते हैं शेप से, और बाउंड्री से भी कर सकते हैं। बाउंड्री में भी दो तरीके होते हैं, वो बताए मैंने। बाउंड्री में भी एक तो इंटरनल बाउंड्री थी, एक एक्सटर्नल बाउंड्री थी। तो अगर मुझे सिर्फ शेप से मतलब है ना, तो मैं एक्सटर्नल बाउंड्री यूज कर सकता हूँ। और मुझे टेक्सचर से मतलब है, तो अगर मैं इंटरनल बाउंड्री करूंगा तो उस इंटरनल बाउंड्री में भी मेरे को टेक्सचर पता लग जाएगा, है ना, क्योंकि इंटरनल बाउंड्री रीजन का पार्ट होती है। हम्म, तो ठीक है, ये हो गया रिप्रेजेंटेशन। फिर डिस्क्रिप्शन में क्या होगा कि जो ऑब्जेक्ट है उसको डिस्क्राइब किस तरह से करते हैं। ये ये ज्यादा सिलेबस में है नहीं डिस्क्रिप्टर वाला पार्ट। बस ये तीन पॉइंट्स है डिस्क्रिप्टर के बारे में, कि द ऑब्जेक्ट बाउंड्री में बी डिस्क्राइब्ड बाय इट्स लेंथ, ओरिएंटेशन एटसेट्रा। द फीचर्स दैट रिप्रेजेंट द इमेज आर यूज्ड एज डिस्क्रिप्टर्स। मतलब जो डिस्क्रिप्शन करते हैं इमेज का, उन एलिमेंट्स को डिस्क्रिप्टर्स बोलते हैं। फिर है डिस्क्रिप्टर्स शुड नॉट बी सेंसिटिव टू वेरिएशन लाइक साइज चेंज, ट्रांसलेशन, रोटेशन एटसेट्रा। मतलब अगर मैं इमेज को बड़ा करूं या इधर उधर ट्रांसलेट कर दूं या रोटेशन कर दूं तो डिस्क्रिप्टर चेंज नहीं होना चाहिए। इसका क्या मीनिंग है कि अगर मेरा मान लो किसी भी चीज की इमेज है, फॉर एग्जांपल एक रेक्टेंगल की या किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज है, ठीक है, जैसे टाइगर ही है, मान लो टाइगर की इमेज है, ठीक है। अब वो टाइगर की इमेज मैं यहाँ से यहाँ पे मूव कर दूं, या फिर मैं उसको रोटेट कर दूं, इस तरह से रोटेट कर दूं, या फिर इसका साइज चेंज कर दूं, बड़ा वाला टाइगर है मान लो, तो इन तीनों केस में ही है तो वो टाइगर ही ना, तो उसके डिस्क्रिप्शन चेंज नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि
डिस्क्रिप्शन चेंज हो गया और वो बता नहीं पा रहे कि ये टाइगर नहीं है कुछ और है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्टर्स जो हैं वो सेंसिटिव नहीं होनी चाहिए टू वेरिएशंस लाइक साइज चेंज, ट्रांसलेशन, रोटेशन एक्सेट्रा। इसके बाद आता है बॉर्डर फॉलोइंग। ठीक है, मतलब बाउंड्री किस तरह से शो करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की, ये वो है। ठीक है, बाउंड्री फॉलोइंग का मतलब है कि अगर बाउंड्री बनी हुई है, मतलब बाउंड्री निकालते कैसे थे किसी भी ऑब्जेक्ट की, बाउंड्री एक्सट्रैक्शन से। ठीक है, अब बाउंड्री फॉलोइंग का क्या मतलब है, अब मेरे को वो वाली इमेज दे रखी है जिसमें बाउंड्री हमने एक्सट्रैक्ट कर ली। अब मुझे म, उस बाउंड्री को फॉलो करना है, रीड करना है, मतलब उस बाउंड्री को कि कहाँ कहाँ बाउंड्री बनी हुई है। ठीक है, तो वो रीड कैसे होती है, उसको बाउंड्री फॉलोइंग कहते हैं, फॉलो द बाउंड्री। ठीक है, अब अ, देखो पहले देखो बाउंड्री का क्या मतलब है। बाउंड्री सीक्वेंस ऑफ कनेक्टेड पॉइंट्स है, मतलब कहीं पे ब्रेक नहीं होगा बाउंड्री में, है ना। किसी चीज की अगर बाउंड्री है तो उसमें ब्रेक नहीं होगा, क्लोज होगी वो। ठीक है, फिर उसकी एल्गोरिदम क्या है, एल्गोरिदम समझाता हूँ। पहले पहले मैं तरीका ही बता देता हूँ। देखो उसके लिए ये हमारे पास अ, एक छोटा सा एरे होता है जिसमें, मतलब मास की है ये एक तरह से, जिसमें पी होता है प्रीवियस, सी होता है करंट। ठीक है, तो इस करंट वाली वैल्यू को सी पे, मतलब करंट सी को कहीं किसी भी पहली, मतलब किसी भी एक वन पे रख दो। ये बाउंड्री है हमारी। ठीक है, इमेज में बाउंड्री एक्सट्रैक्शन हो रखा है, अब इसको फॉलो करना है। तो उसके लिए सबसे पहले सी को किसी भी पहली वन पे रख दो, किसी भी पहले वन पे, इस पे रख दिया फॉर एग्जांपल। तो अगर इस पे सी रखा तो पी मेरा कहाँ पे आएगा, इधर। ठीक है, अब पी को काउंट, पी को क्लॉकवाइज मूव करना है। ठीक है, पी को क्लॉकवाइज मूव करना है, और इस तरह मूव करना है जब तक उसको अगला वन नहीं मिल जाता। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे मेरा पी है, यहाँ पे मेरा सी है, तो अगला क्लॉकवाइज मूवमेंट कहाँ पे होगा, यहाँ पे। यहाँ पे आ जाएगा सी मेरा, फिर यहाँ, वो सॉरी, पी, पी आ जाएगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे आ जाएगा पी, फिर यहाँ पे आ जाएगा पी, फिर यहाँ पे आ जाएगा पी। क्लॉकवाइज मूव करना है इस तरह से। ठीक है, देखो यहाँ पे जैसे इसमें दिखाया है, ऐसे मूव करना है। जैसे ही उसको अगला पी मिले, है ना, तो ये मेरा अब करंट हो जाएगा और ये मेरा प्रीवियस हो जाएगा। देखो ऐसे, ये मेरा नया करंट हो गया और ये मेरा प्रीवियस हो गया। फिर इसमें दोबारा से क्लॉकवाइज मूव कराओ, इधर आ गया, वन नहीं मिला, इधर आया वन नहीं मिला, इधर आया वन नहीं मिला, इधर आया वन मिल गया। तो अब ये मेरा नया करंट हो गया और ये मेरा प्रीवियस हो गया। ठीक है, हाँ यही पूरी बाउंड्री पे गया है। देखो इसको, जो लास्ट प्रीवियस था उसको क्लॉकवाइज मूव कराया, यहाँ मिला नहीं मिला, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ मिला, तो इधर आ गया। ठीक है, तो वापस से एक और करंट मिल गया। फिर इस तरह से देखो मूव कराया, यहाँ पे आ गए करंट पे। ठीक है, अब जब इस करंट पे आए तो यहाँ से इस वाले प्रीवियस को मूव कराया, इधर, 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 और फिर जब दोबारा से आगे बढ़ाया तो देखा कि ये तो बाउंड्री पहले से हो रखी है, इसका मतलब बाउंड्री मेरी यहाँ पे खत्म हो गई। तो पूरी बाउंड्री फॉलो हो गई। ठीक है, इसी को बाउंड्री फॉलोइंग कहते हैं। अब इसके एल्गोरिथम देख लो। स्टार्ट स्कैनिंग रो वाइज फ्रॉम टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द इमेज मैट्रिक्स, मतलब टॉप लेफ्ट से स्टार्ट करो। मेक द फर्स्ट ऑब्जेक्ट पिक्सल obtained as the start pixel। ठीक है, based on the previous pixel and the current pixel, the next pixel n, find the next pixel n, n is found by searching in the neighborhood of c clockwise starting from previous pixel। मतलब प्रीवियस पिक्सल से स्टार्ट करो और क्लॉकवाइज चलो, और तुम्हें सी के नेबरहुड में मिल जाएगा। ठीक है, मार्क द करंट पिक्सल एज प्रीवियस पिक्सल एंड द नेक्स्ट पिक्सल एज द करंट पिक्सल। ठीक है, और फिर गो टू स्टेप 3। बस यही एल्गोरिथम है। ठीक है, देखो चेन कोड, चेन कोड क्यों यूज करते हैं, जैसे मेरे को यही जो
बाउंड्री है ना, ये जो मैंने बाउंड्री फॉलो की है, इसी बाउंड्री को मेरे को शो कर रिप्रेजेंट करना है। मतलब इसी को रिप्रेजेंट करने का, ये देखो सबसे पहले तो बाउंड्री जो है वो शेप बताती है ऑब्जेक्ट की, तो इसी को रिप्रेजेंट करने का एक अच्छा तरीका होता है चेन कोड। ठीक है, तो कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल मेरे को देखो ये मिला, मतलब बाउंड्री जब मैंने वो की फॉलो, तो मैंने जैसे यहाँ से स्टार्ट किया था, तो मैं ये गया, ऐसे गया पहले, फिर ऐसे गया, 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 फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऊपर, फिर साइड में, फिर इधर -45, और फिर +45, इस तरह से गया स्टार्टिंग पॉइंट तक पहुंचने के लिए। तो मेरे को कुछ इस तरह का वो मिल सकता है डायग्राम, एरो वाइज, एरो की हेल्प से, है ना। इस तरह का कुछ मिला कि मैंने फिर इधर गया, इधर गया, इधर गया, इस तरह से मुझे कुछ मिल जाएगा। अब इसको मैं इन दो चीज़ों की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ एक कोड में। इसका क्या मतलब है, जीरो से इधर, जीरो से स्टार्ट करेंगे, ये जीरो एंगल है, तो जीरो एंगल पे जीरो, फिर ऊपर जाएंगे और उस पे वर्टिकल पे 1 2 3, ठीक है। ये 4 डायरेक्शनल होता है अगर सिर्फ 4 ही डायरेक्शन है, मतलब सीधे सीधे स्क्वायर स्क्वायर में चल जा रहा है, जैसे इसमें देखो, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, बस 4 ही डायरेक्शन यूज हुई है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। बट अगर ऐसा है जिसमें बीच की भी डायरेक्शन यूज हुई है, तो ये 45 वाला भी हम यूज कर सकते हैं। इसमें जीरो से स्टार्टिंग होती है और 7 तक जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये देखो, इसमें बीच में एंगल यूज हुआ है, तो इसके लिए हम इसको 8 डायरेक्शनल चेन कोड कहते हैं। ठीक है, अब देखो इसको कैसे करेंगे। सिंपल, स्टार्टिंग पॉइंट ऐसे ब्लैक कलर की दिया जाएगा। ठीक है, ब्लैक कलर का दिया जाएगा स्टार्टिंग पॉइंट। फिर यहाँ से देखो ऊपर गए, तो ऊपर की डायरेक्शन क्या थी, 1, तो 1 लिख दिया, ये जो 1 है पहला। ठीक है, फिर एक और 1, फिर इधर 0, एक और 1, एक और 1, 0, इधर डायरेक्शन में 0 था, 0 1 0, फिर नीचे होता है 3, फिर एक मिनट, तो यहाँ पे 0, ये 3 का हो गया, 0 3 3, ये 2 का हो गया, 3 3 0 3 2 2 2 1 2, स्टार्टिंग पॉइंट तक पहुंच गए। तो ये मेरा 4 डायरेक्शन चेन कोड आ गया इसका, इस शेप का, ये इस बाउंड्री का। ठीक है, ऐसे ये 8 डायरेक्शनल है, 2 2 1। यहाँ पे ये 2 क्यों है, क्योंकि ये वाला 1 होता है, मतलब ये 0 होता है, ये 1 होता है, और ये 2 हो जाता है फिर, तो 2 2 1 2 0 2 0, इस तरह से पूरा बना लेना, मतलब साइड में बना लेना कि 0 से स्टार्ट होके क्या क्या नंबर्स हैं, और फिर उनको ट्रेस करते जाना सारे एरोज को। बस इस तरह से ये डायरेक्शनल चेन कोड मिल जाता है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि जो रिजल्टिंग चेन कोड है वो कभी कभी बहुत बड़ा हो सकता है, पहली चीज। ठीक है, तो ये तो एक नंबर है, तो जितना बड़ा नंबर होगा उसके लिए उतनी ज्यादा मेमोरी। ठीक है, पहली चीज, ये नंबर की तरह स्टोर होगा ना मेमोरी में, तो जितनी ज्यादा बड़ा नंबर, देखो कि बहुत बड़ा नंबर है यार ये, तो जितना बड़ा नंबर उतनी ज्यादा मेमोरी। ठीक है, फिर एनी स्मॉल चेंज along the boundary due to noise causes changes in the code। मतलब ये कि मान लो इमेज में थोड़ी सी नॉइज आ गई थी कहीं पे, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है कि बाउंड्री मेरी चेंज हो सकती है। स्टार्टिंग पॉइंट या तो दिया जाएगा या फिर कुछ भी ले सकते हैं। मैं बताता हूँ, देखो ये इसकी प्रॉब्लम भी है चेन कोड की। ठीक है, कि पहले प्रॉब्लम थी कि बड़े हो सकते हैं चेन कोड बहुत ज्यादा, दूसरी प्रॉब्लम कि नॉइज आ गई तो ये बाउंड्री चेंज हो सकती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट कि ये स्टार्टिंग पॉइंट पे डिपेंडेंट होता है, ये इसकी ड्रॉबैक है। आपने स्टार्टिंग पॉइंट चेंज किया तो आपका ये चेंज हो जाएगा चेन कोड। ठीक है, और फिर लास्ट है डिपेंडेंट ऑन द ओरिएंटेशन, मतलब अगर आपने
इसको इसी इसी इमेज को अगर मैं 45 डिग्री मूव कर दूं तो पूरा चेंज हो जाएगा, क्योंकि वो डायरेक्शन ही चेंज हो जाएगी तो उसके करस्पॉन्डिंग नंबर भी चेंज हो जाएगा। हाँ, तो ये चार ड्रॉबैक्स हैं चेन कोड के। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट, ओरिएंटेशन, चेन कोड्स लंबे होते हैं, और स्मॉल चेंज इन बाउंड्री ड्यू टू नॉइज से कोड भी चेंज हो जाएगा। तो इसको इससे बचने के लिए, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट पे डिपेंड ना करे और ओरिएंटेशन पे डिपेंड ना करे, इसके लिए दो चीजें होती हैं। अगर आप चाहते हो स्टार्टिंग पॉइंट पे डिपेंड ना करे तो कोड को नॉर्मलाइज करो, मतलब नॉर्मलाइज्ड कोड्स कहते हैं उन्हें। इन्हीं चेन कोड को नॉर्मलाइजेशन करके नॉर्मलाइज्ड कोड बनाते हैं, जिससे प्रॉब्लम ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट खत्म हो जाती है। ठीक है, और फिर डिफरेंशियल कोड बनाते हैं, जिससे प्रॉब्लम ऑफ ओरिएंटेशन खत्म हो जाती है, मतलब रोटेशन इनवेरेंट हो जाता है। और दूसरा, उससे हम वो भी प्रॉब्लम खत्म कर सकते हैं कि मेमोरी ज़्यादा लगेगी, मेमोरी भी कम कर सकते हैं उससे। ठीक है, देखो कैसे करते हैं। नॉर्मलाइजेशन करना है पहले, सबसे पहले नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, पहले तो कोई सा भी स्टार्टिंग पॉइंट लेके लिख लो चेन कोड। ठीक है, फिर चेन कोड लिखने के बाद उसको सॉर्टिंग कर दो, तो बस सॉर्टिंग कर दी तो वही मेरा नॉर्मलाइज्ड चेन कोड हो गया। ठीक है, बस देखो ये जो है 33001122, इसको सॉर्टिंग कर दी 00112233, यही मेरा नॉर्मलाइज्ड कोड है। अब तुम यहाँ कोई सा भी स्टार्टिंग पॉइंट लो, उसका जो नॉर्मलाइज्ड कोड होगा वो ये आएगा, बस सेम नॉर्मलाइज्ड कोड हो जाएगा हर तरीके से, किसी भी स्टार्टिंग पॉइंट से लेने से। अब इसको चेक करने का क्या तरीका है कि आप जो आपने यहाँ पे 33001122 लिखा है, इसको एक एक करके लेफ्ट शिफ्ट करते रहो। जब तक आप अपने सेकंड लास्ट वाले को लेफ्ट शिफ्ट ना कर दो तब तक करते रहो। मतलब देखो, लेफ्ट शिफ्ट का क्या मतलब है, ये वाला 3 इधर आ जाएगा, ये वाला 3 इधर आ गया, फिर ये वाला 3 भी इधर आ गया, फिर ये एक जीरो इधर चला गया, फिर ये वाला 1 इधर चला जा गया इसमें, फिर ये वाला 1 भी भेजोगे, ये आ गया इधर। अब जो मेरा सेकंड लास्ट है वो 2 है इधर, है ना। ओरिजिनल में सेकंड लास्ट 2 है, तो जब तक ये सेकंड लास्ट वाला हम शिफ्ट ना कर दें तब तक करना है। तो इधर मैंने सेकंड लास्ट वाला शिफ्ट कर दिया, तो मैं यहाँ पे रुक जाऊंगा। ठीक है, ऐसे ही मैं जो मैंने सॉर्ट करके लिखा था, इसको भी मैं एक एक करके साथ में लेफ्ट शिफ्ट करता रहूंगा इसके। 0 इधर लेके गए, फिर 1 इधर लेके जाएंगे, फिर 2 इधर लेके जाएंगे, फिर 3 इधर लेके, इस तरह से ये भी उतनी ही बार हम लेफ्ट शिफ्ट करेंगे जब तक सेकंड लास्ट वाला नहीं हम लेफ्ट शिफ्ट कर देते। ठीक है, अब जो सॉर्ट वाली एरो है, उसमें जो सेकंड लास्ट एलिमेंट है, वो मेरा ओरिजिनल के बराबर होना चाहिए। अगर वो ओरिजिनल के बराबर है तो मेरा नॉर्मलाइज्ड कोड सही है। ये जो सेकंड लास्ट है, ये अगर इसके बराबर है तो ये मेरा आंसर सही है। और अगर ये लास्ट वाला जो अलग है, ये डिनोट कर रहा है कि यहाँ से ये अलग इमेज, कोई दूसरी इमेज हो गई है, शुरू हो गई है। अब ये वाला जो है, ये सेम इमेज नहीं रही जो ये वाली है, ये अलग इमेज शुरू हो गई है। ठीक है, तो ये नॉर्मलाइजेशन हो गया। नॉर्मलाइजेशन में बस इतना ही था कि सॉर्ट कर देना है, और उसको कंफर्म करने के लिए बस ये चेक कर लेना है। अब देखो, नॉर्मलाइजेशन हो गया, तो उससे सॉल्व हो गई वो वाली प्रॉब्लम की स्टार्टिंग पॉइंट डिफरेंट हुआ तो वो चेन को डिफरेंट होगा। ठीक है, अब देखो डिफरेंशियल से क्या होगा, एक तो रोटेशन इनवेरिएंट बन जाएगा, और दूसरा अ, हम मेमोरी को भी कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे, देखो जैसे मान लो ये मेरा चेन कोड था। ठीक है, अब ये 4 डायरेक्शन चेन कोड था फॉर एग्जांपल, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे डायरेक्शन बना लेना। ठीक है, और फिर इसका फर्स्ट डिफरेंस निकालते हैं। फर्स्ट डिफरेंस क्या होता है कि अगर मैं 1 से 0 जाना चाहता हूँ, ठीक है, 1 से 0 जाना चाहता हूँ, तो मेरे को कितनी बार, कितने स्टेप्स मूव करना पड़ेगा। तो 1 से 0 देखना,
वन मेरा यहाँ पे है, तो वन से अगर मेरे को जीरो जाना है तो मैं क्लॉकवाइज कितने बार मूव करूँ, कितने स्टेप्स लूंगा, एक, दो, तीन। काउंटर क्लॉकवाइज मत मूव कर, सॉरी, क्लॉकवाइज मत मूव करना, काउंटर क्लॉकवाइज देखना है। वन, टू, थ्री। हाँ, ठीक है। तो थ्री स्टेप्स हैं, तो थ्री लिख लिया। ठीक है, फिर जीरो से वन, वन स्टेप। फिर वन से जीरो, थ्री स्टेप्स। फिर जीरो से थ्री, थ्री स्टेप्स। फिर थ्री से थ्री, जीरो स्टेप्स। फिर थ्री से टू, थ्री स्टेप्स। और फिर टू से टू, जीरो स्टेप्स। बट इसमें एक एक वो कम हो जाएगी डिजिट, है ना। हाँ, एक डिजिट कम हो जाती है। तो उसको बराबर करने के लिए हम सर्कुलर सीक्वेंस निकालते हैं चेन कोड का। सर्कुलर सीक्वेंस में क्या करते हैं, टू का भी लास्ट में, मतलब वन, टू का भी लास्ट में वन से देख लेते हैं कि टू से वन जाने में कितना लगेगा, और उसको लास्ट में अपेंड कर देते हैं। तो देखो, टू का वन तक जाने में कितना लगेगा, थ्री, तो लास्ट में थ्री अपेंड कर दिया। ठीक है, अब देखो शेप नंबर क्या होता है। ये हुआ, ये तो हुआ फर्स्ट डिफरेंस। ये था ओरिजिनल फोर चेन कोड, फोर डायरेक्शन चेन कोड। ये था ये था फर्स्ट डिफरेंस, और ये था सर्कुलर फर्स्ट डिफरेंस। ठीक है, तीन चीजें समझ में आ गई। अब द शेप नंबर ऑफ अ बाउंड्री obtained from a chain code is defined as the smallest magnitude of the circular difference। और ऑर्डर क्या होगा शेप नंबर का, द ऑर्डर ऑफ शेप नंबर इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ डिजिट्स इन इट्स रिप्रेजेंटेशन। समझाता हूँ क्या। जैसे ये था मेरा एग्जांपल, ठीक है, ये इसके लिए निकालना था, ये मेरे को स्टार्टिंग पॉइंट दिया, और इसके लिए मेरे को निकालना है शेप नंबर फाइंड करो और उसका ऑर्डर बताओ। क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो उसके लिए क्या किया मैंने, पहले तो फोर डायरेक्शन चेन कोड लिख लिया, देखो, जीरो, थ्री, जीरो, थ्री, टू, टू, वन, वन। तो ये आ गया। ठीक है, इसके बाद फर्स्ट डिफरेंस लिखा, जीरो से थ्री, थ्री, थ्री से जीरो, वन। फिर जीरो से थ्री वापस थ्री, थ्री से टू थ्री, टू से टू जीरो, टू से वन थ्री, और वन से वन जीरो। ठीक है, फर्स्ट डिफरेंस लिख लिया। फिर उसको अ, जब पूरा मूव किया, क्या कहते हैं, लास्ट में वन से जीरो भी देखा, तो थ्री भी आ गया। ठीक है, और उसके बाद शेप नंबर कैसे निकला, कि आप सबसे छोटा मैग्नीट्यूड फाइंड करने की कोशिश करो। ठीक है, तो सबसे छोटा शेप नंबर में, मतलब सबसे छोटा मेरे को तब मिलेगा जब मैं इस जीरो थ्री से स्टार्ट करूंगा, है ना। जीरो थ्री, जीरो थ्री, थ्री वन, थ्री थ्री, सर्कुलर स्टार्ट करना है मतलब। सबसे छोटा मैग्नीट्यूड मेरे को कब मिलेगा, देखो, अगर मैंने इस जीरो थ्री से स्टार्ट किया तो मुझे मिलेगा जीरो थ्री, थ्री वन, जो कि बड़ा हो जाएगा जीरो थ्री, जीरो थ्री से। तो मैं इस जीरो थ्री से स्टार्ट करूंगा, जीरो थ्री। कोशिश ये करनी है कि जीरो से स्टार्ट करनी, ताकि सबसे छोटा मैग्नीट्यूड रहे, क्योंकि छोटा मैग्नीट्यूड रहेगा तो मेमोरी वाली दिक्कत कम होगी कि कम मेमोरी में स्टोर हो गया। ठीक है, तो जीरो थ्री, जीरो थ्री, थ्री वन, थ्री थ्री। तो ये मेरे को शेप नंबर मिल गया, और इसमें जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो मेरा शेप नंबर का ऑर्डर हो गया। बस, खत्म, यही था चेन कोड में पूरा। ठीक है।